हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर। आज की कहानी सुनकर आपको बहुत आनंद आने वाला है और बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बादशाह था जिसका नाम दम बादशाह था। वह बादशाह बहुत ही तीर अंदाज था। उसका निशाना इतना पक्का था कि छोटी से छोटी वस्तु को भी अपने तीर के निशाने से भेद सकता था। उसकी एक आदत थी कि रानी के नाक में सोने की नथली थी। बादशाह सुबह उठकर अपनी रानी से कहता कि अपने नाक की नथली को पकड़कर सीधे खड़े हो जाओ, और जब रानी नथली को पकड़कर खड़ी हो जाती तो दम बादशाह दूर से अपने तीर का निशाना सेध कर तीर चलाता और उस नाक की नथली के अंदर से तीर को आर पार कर देता। ये उसका रोजाना का ही काम था। लेकिन रानी उसके इस व्यवहार से बहुत ही परेशान थी। वह हमेशा डरती थी कि जिस दिन भी निशाना लगाने में थोड़ी गलती हो गई तो तीर सीधा उसके मुंह पर या सर पर लगेगा और उसकी जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। वह ना तो डर के मारे बादशाह को जवाब दे सकती थी। अंदर ही अंदर वह इस दुख से घुटने लगी और धीरे धीरे उसकी सेहत भी खराब होने लगी, क्योंकि उसने खाना पीना भी कम कर दिया था। उसको हमेशा डर लगा रहता था कि आज सुबह पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। दम बादशाह की एक और भी आदत थी कि जब भी नथली में से तीर निकाल लेता था तो उसके बाद रानी से एक सवाल पूछता कि बताओ रानी, इस धरती पर मैं ही हूँ कि मेरे जैसा कोई और भी शूरवीर है? रानी उसके डर के प्रभाव से कहती कि नहीं स्वामी, सिर्फ आप ही हो। आपसे बढ़कर धरती पर कोई महाबली नहीं है। कुछ समय गुजरा तो उस रानी की माँ उस रानी से मिलने के लिए आई, और जब आकर उसने उसकी हालत देखी तो कहने लगी कि बेटी, आपकी क्या हालत हो चुकी है, आपको क्या दुख है? आप इतने बड़े राजभाग की मालिक हो, लेकिन आपने ये क्या फ़कीरों जैसी दशा बना रखी है? क्या कुछ खाती पीती नहीं हो? तो रानी अपनी माँ के सामने रो पड़ी और उसने वह सारी कहानी अपनी माँ को बता दी। रानी कहती है कि मुझे यही डर है कि जिस दिन बादशाह का निशाना उखड़ गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, और ना ही मैं बादशाह को इस काम से मना कर सकती हूँ। तो उस दिन रानी की माँ कहने लगी कि इस चीज़ का हल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना कि आज जब बादशाह सुबह आपके नाक की नथली से तीर निकालेगा तो उसके बाद जब आपसे पूछेगा कि धरती पर मैं ही हूँ कि मुझसे बढ़कर कोई और भी है, तो उसके इस सवाल पर तुम उसे ये जवाब देना कि इस धरती पर बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े महाबली और बड़े से बड़े प्रतापी शूरवीर एक से बढ़कर एक हैं। फिर देखना कि कैसे तुम्हारी इस मुसीबत का हल होता है। रानी कहने लगी कि ठीक है माँ, मैं सुबह ऐसा ही करूँगी। अगली सुबह जब राजा उठा वो रानी को कहने लगा कि अपनी नाक की नथली को पकड़ो और सीधी खड़ी हो जाओ। रानी रोई की तरह अपने नाक की नथली को पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने दूर से निशाना सेधा और अपना बाण छोड़ा तो तीर नथली के अंदर से होकर आगे निकल गया, और फिर बादशाह अपनी रानी से कहने लगा कि इस धरती पर मैं हूँ कि मुझसे बढ़कर कोई और भी है। तो आज रानी बादशाह से कहने लगी कि नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है। इस धरती पर एक से बढ़कर एक योद्धा, महाबली और शूरवीर है। इस धरती पर उनकी कोई कमी नहीं है। दम बादशाह सोचने लगा कि आज रानी को क्या हुआ, पहले तो ऐसा कभी नहीं कहती थी। इसका मतलब है कि इस बात में कोई ना कोई राज जरूर है।
मुझे जाकर पता करना होगा कि आखिरकार वह कौन से सूरवीर और योद्धा हैं जिनकी ये बात कर रही है और उनमें क्या बल है। रानी की बात सुनकर दम बादशाह कहने लगा कि ठीक है रानी, अगर मुझसे भी बढ़कर इस धरती पर कोई योद्धा सूरवीर और महाबली है तो मैं उनको देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपना घोड़ा लेकर उन योद्धाओं की खोज में जा रहा हूँ और मैं उनसे मिलने के बाद ही वापस लौटूंगा। इतना कहकर अगले ही दिन राजा ने तैयारी कर ली। घोड़ा, तीर कमान और तलवार लेकर राजा उन शूरवीरों की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते राजा को रास्ते पर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया तो उसके हाथ में तीर और कमान था और वह आसमान की तरफ देख रहा था। दम बादशाह से कहने लगा कि अरे भाई, मैं कब से देख रहा हूँ कि आप आसमान की तरफ देख रहे हो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप क्या देख रहे हो। तो वह आदमी कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं एक शिकारी हूँ और आसमान में उड़ते हुए कबूतरों का मैं शिकार करता हूँ। इसलिए कल सुबह से मैंने उन कबूतरों के पीछे अपने वाण छोड़े हैं, लेकिन कल सुबह से लेकर आज दूसरे दिन की शाम होने को है, लेकिन ना ही मेरे वाण वापस आए और ना ही कबूतर। बादशाह उसकी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि ये आदमी कितना झूठ बोल रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिनों से वाण कबूतरों के पीछे आसमान में छोड़े गए हों और 2 दिन तक ना ही वाण और ना ही शिकार वापस आया हो। बादशाह सोचने लगा कि ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। बादशाह ने कहा कि अरे भाई, आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो आदमी कहने लगा कि महाराज, आप यहीं पर खड़े रहें, थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये सत्य है। इसी तरह ही कुछ समय बीतने के बाद एकदम से फटाक फटाक करके आसमान की तरफ से कबूतर धरती पर गिरने लगे और साथ ही उसके छोड़े गए वाण भी। तो बादशाह ने जब देखा तो देखकर दंग रह गया कि कितना ज़्यादा निशानेबाज है, इतनी बड़ी तीर अंदाजी, ये तो वाकई एक महान योद्धा है। बादशाह ने कहा कि आप तो वाकई बहुत ज़्यादा तीर अंदाज हो, मैं आपके निशाने की दाद देता हूँ और मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तो वो आदमी कहने लगा कि बादशाह सलामत, आप कहाँ जा रहे हो। बादशाह कहने लगा कि मैं दुनिया में बड़े से बड़े शूरवीर को देखने जा रहा हूँ कि दुनिया में कैसे कैसे बड़े से बड़े योद्धा हैं, तो इस खोज में मैं अपने राज से निकला हूँ। तो वह शिकारी कहने लगा कि महाराज, अगर आप कृपया करें तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाइए, क्योंकि मैं भी उन महान योद्धाओं के दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है। वह शिकारी भी बादशाह के साथ ही घोड़े पर सवार हो गया और वह दोनों चलते चलते आगे एक गांव था, उस गांव में चले गए। उन्होंने देखा कि गांव में बहुत ही शोर मच रहा है। जैसे आगे जाकर देखा तो एक पानी का तालाब है जिसमें गंदा पानी दलदल की तरह भरा हुआ है और 2 भैंसें उस कीचड़ में फंसे हुए हैं और पूरा गांव उनको देखकर दूर से शोर मचा रहा है, लेकिन कोई भी उनको निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। वहां खड़े होकर बादशाह और शिकारी इस मंजर को देखने लगे। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा और कमज़ोर सा आदमी, लगभग 70 या 80 साल का होगा, वह आया और देखने में लगता था कि शायद ये खाना भी नहीं खाता है। वह उन गांव वालों से कहने लगा कि आप ये क्या तमाशा देख रहे हो, इन बेचारों को आप बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। तो गांव वाले कहने लगे कि बाबा, ये कोई इतना आसान काम नहीं है और इनको बचाने का कोई ढंग नहीं है, अब इनका मरना निश्चित है, इन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो बूढ़े बाबा कहने लगे
कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने क्या किया कि उस तालाब के किनारे के ऊपर एक सीढ़ी की तरह बनाकर खड़ा हो गया और उसके ऊपर खड़े होकर दोनों भैंसों के सींगों को हाथ में पकड़ लिया और सींगों से पकड़कर उठाकर बाहर ज़मीन पर रख दिया। जब दोनों भैंसों को उस बूढ़े आदमी ने सींगों से उठाकर ज़मीन पर रखा तो सभी गांव वाले और बादशाह और शिकारी ये सब देखकर दंग रह गए कि एक इतने से कमज़ोर इंसान में इतनी बेतहाशा ताकत कैसे हो सकती है। ये कौन है। जब सभी चले गए तो बादशाह उस आदमी से कहने लगा कि बाबा, आप इतनी ज़्यादा ताकत के मालिक हो और आपका शरीर तो देखने में बहुत ही कमज़ोर है, इसका क्या राज है। तो बूढ़े बाबा कहने लगे कि बस सभी उस परमात्मा की कृपा है, जिसे उसने जो देना है उसे वो दे देता है। लेकिन आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो। बादशाह कहने लगा, मैं तो आप जैसे ही योद्धाओं की खोज में अपने राज से निकला हूँ। मैं आपकी ताकत का कौशल देखकर बहुत ही हैरान हूँ। खुश भी हूँ कि हमारी धरती पर आप जैसे योद्धा हैं। तो बूढ़ा बाबा कहने लगा कि बादशाह सलामत, कृपया मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए, मैं भी उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ। बादशाह कहने लगा कि ठीक है बाबा, आप भी चल सकते हो। वह भी बादशाह के साथ घोड़े पर सवार हो गया। अब एक ही घोड़े के ऊपर 3 सवार थे। बादशाह सोचने लगा कि कोई नया घोड़ा खरीद लेना चाहिए, क्योंकि एक घोड़े को 3 सवार लेकर चलना आसान बात नहीं है। उन्होंने अगले गांव में एक सौदागर से एक और घोड़ा खरीदा और एक आदमी उस पर सवार हो गया। अब दोनों घोड़ों के ऊपर सवार होकर वह चलते जा रहे हैं। तो आगे चलते चलते उन्हें एक आदमी मिला जो कि एक ऊंचे टिब्बे के ऊपर खड़ा हुआ था। वह किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा था। तो बादशाह और शिकारी और वह बूढ़ा आदमी वहाँ पर खड़े हो गए और उस आदमी से कहने लगे कि भाई साहब, आप इस मिट्टी के टिब्बे के ऊपर खड़े होकर क्या देख रहे हो और तालियां क्यों बजा रहे हो। तो वो आदमी कहने लगा कि यहाँ से 5 मील की दूरी पर मुझे एक बरगद का पेड़ दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि उस पेड़ के ऊपर एक छोटी सी चींटी है जो कि बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन वह बार बार नीचे गिर जाती है और ना जाने उसने कितनी बार ये प्रयास किया और अब पेड़ के ऊपर चढ़ने में सफल हो गई है। इसलिए उसकी सफलता पर मैं खुशी में तालियां बजा रहा हूँ। तो बादशाह कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 5 मील की दूरी से इंसान एक छोटी सी चींटी को देख सके। इंसान की आंखें तो इतनी दूर तक बड़ी से बड़ी चीज़ को नहीं देख सकती, तो चींटी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। वो आदमी कहने लगा कि आप मेरे साथ जाकर इस चीज़ का निर्णय कर सकते हैं। तो वह सभी जब उसके साथ गए तो उन्होंने देखा कि वाकई सामने एक बरगद का पेड़ था पूरे 5 मील की दूरी पर। तो वह आदमी कहने लगा कि बादशाह सलामत, इस पेड़ के ऊपर वह चींटी चढ़कर ऊपर चली गई है। बादशाह को शक हुआ तो बादशाह ने कहा कि पहले मैं इस बात का निर्णय करूंगा, तब इस बात को मैं मानूंगा। जब मैं अपनी आँखों से आपकी कही हुई बात को देखूंगा। तो आदमी कहने लगा ठीक है बादशाह सलामत, बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बादशाह कहने लगा कि मैं यहाँ से 1 मील की दूरी पर किसी चीज़ को सामने पेड़ पर रख दूंगा और आपको बताना होगा कि वह क्या है और मैंने कहाँ पर रखा है। तो बादशाह घोड़ा दौड़ाकर 1 मील की दूरी पर चला गया और एक पेड़ के सामने खड़ा हो गया। बादशाह ने एक सफ़ेद रंग का छोटा सा पत्थर उठाया और उस पेड़ की एक टहनी के ऊपर उसे टिका दिया। फिर दोबारा बादशाह उस आदमी के पास आया और उसे कहने लगा कि ये सामने जो 1 मील की दूरी पर पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर मैंने कुछ चीज़ रखी है,
अब बताओ कि वह चीज़ कौन सी है और वह किस रंग की है। वो आदमी बड़े ध्यान से उधर को देखने लगा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने एक सफ़ेद रंग का गोल पत्थर उठाया था और उसको पेड़ की शाखा के ऊपर टिका दिया है। मैं उसे साक्षात देख रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर बादशाह दंग रह गया। वो कहने लगा कि वाकई इस दुनिया में परे से परे महाबली हैं जिनकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। जब वहाँ से बादशाह और वह आदमी चलने लगे तो वो आदमी कहने लगा, बादशाह सलामत, आप कहाँ जा रहे हो। बादशाह कहने लगा कि हम दुनिया में महान लोगों को देखने के लिए जा रहे हैं, जो योद्धा और सूरवीर असीम ताकत के मालिक हैं, जैसे कि तुम्हारी दृष्टि की शक्ति है। हम इस तरह के महान आदमियों को देखने के लिए अपने राज से निकले हैं। तो वह आदमी कहने लगा कि महाराज, मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए, मैं भी महान लोगों के दर्शन करना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है। उसे भी घोड़े पर अपने साथ ही बिठा लिया और अब वह 4 आदमी, एक बादशाह और 3 आदमी, वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर चलते जा रहे हैं। चलते चलते उन्हें अंधेरा होने लगा तो आगे एक जंगल आ गया। वह जंगल के अंदर दाखिल हो गए। जैसे वे जंगल के अंदर गए तो बादशाह कहने लगा कि आज रात यहीं पर विश्राम करते हैं और कल सुबह होते ही यहाँ से आगे चल देंगे। अब भूख भी बहुत लग रही है और हम लोगों को इसी जंगल में कोई शिकार खेलकर अपने खाने पीने का प्रबंध करना होगा। तो वह तीनों आदमी कहने लगे, ठीक है बादशाह सलामत, हम यहीं पर ठिकाना करते हैं। उन्होंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और बादशाह कहने लगा कि मैं शिकार मार कर लाता हूँ और आप लोग यहाँ पर आग जलाओ। और उन लोगों ने आग जलाई। बादशाह को एक शिकार मिला जो कि बहुत ही छोटा सा था। बादशाह उसे लेकर आया और उनसे कहने लगा कि ये शिकार बहुत छोटा है, मैं और बड़ा शिकार लेकर आता हूँ और आप लोग उतनी देर तक इसे पकाइए। दाम बादशाह दूसरा शिकार लेने के लिए चला गया तो जैसे ही उन लोगों ने उस शिकार को आग के ऊपर भूनने के लिए रखा तो तभी मांस की खुशबू पर एक बहुत बड़ा राक्षस एक बिल्ली की शक्ल वाले और बिल्ली के आकार के घोड़े पर बैठकर उनके पास आया और उसकी भयंकर काया को देखकर वह तीनों डर गए और वह कहने लगा कि ये मांस मुझे दो, मैं इसे खाना चाहता हूँ। अगर आप नहीं दोगे तो मैं आप लोगों को मार डालूँगा। डर के मारे उन्होंने जो भुना हुआ मांस था उसे दे दिया और वह मांस खाकर अपने बिल्ली जैसे घोड़े के ऊपर सवार हो गया। उसने घोड़े के कान पर छड़ी लगाई तो घोड़ा हवा में उड़कर उसे एक पहाड़ी के ऊपर ले गया। वो तीनों देखते ही रह गए। बादशाह आया तो उसने कहा कि ये पकड़ो दूसरा शिकार और पहले वाला पकाया या नहीं। वह तीनों बहुत शर्मिंदा थे कि हम इतने बड़े योद्धा और अब हम बादशाह से कैसे कहेंगे कि हम उस राक्षस से डर गए हैं, तो ये हमारी हानि होगी। वह तीनों झूठ बोलने लगे। वह कहने लगे कि बादशाह सलामत, हमें भूख बहुत लगी थी इसलिए हमने उस शिकार को पकाकर खा लिया है। बादशाह को कुछ शक हुआ लेकिन वो कहने लगा, कोई बात नहीं, आप इसे पकाइए, मैं और शिकार लाता हूँ। दम बादशाह और शिकार लेने के लिए चला गया तो उन्होंने जब वह दूसरा शिकार पकाया तो वह राक्षस फिर आ गया और उन तीनों से कहने लगा कि मुझे ये मांस दो वरना मैं आप तीनों को खा जाऊंगा। तो डर के मारे उन तीनों ने वह मांस भी उस राक्षस को दे दिया। मांस खाकर उसने बिल्ली जैसे घोड़े के ऊपर बैठकर उसके कान पर छड़ी मारी और हवा में उड़कर उस पहाड़ी के ऊपर चला गया। वह तीनों फिर देखते ही रह गए। अब वह आपस में कहने लगे कि अब जब बादशाह तीसरी बार शिकार लेकर आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे। बार बार हम उनसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम इस बार बादशाह को सच सच बता देंगे। जब बादशाह तीसरी बार शिकार लेकर वापस आया तो कहने लगा कि क्या आपने पहले वाला शिकार पकाया है या नहीं। तो तीनों कहने लगे कि बादशाह सलामत, हमें माफ़ कर दीजिए,
हम 2 बार आपसे झूठ बोल चुके हैं, लेकिन अब तीसरी बार हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। असल में बात यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विशालकाय राक्षस रहता है। जब भी हम मांस भूनते हैं तब उसकी सुगंध पर वह राक्षस प्रकट हो जाता है और हमसे छीन कर मांस खा जाता है। 2 बार ऐसा ही हो चुका है। दम बादशाह कहने लगा कि वह किस तरह से आता है, क्या वह हवा में उड़कर आता है? वो तीनों कहने लगे कि नहीं महाराज, उसके पास एक बिल्ली छोटा सा घोड़ा है जिसकी शक्ल और आकार बिल्ली की तरह है। वो उसके ऊपर बैठ जाता है। उसके पास एक छड़ी है। जब घोड़े के कान पर वो छड़ी लगाता है तो वह घोड़ा उसको हवा में उड़ाकर ले जाता है। ये जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। तो बादशाह कहने लगा तो फिर ये पहाड़ी के ऊपर जाकर हमें देखना चाहिए कि वह कहाँ पर रहता है और वहाँ पर क्या करता है। हमें उससे युद्ध करना होगा। वो तीनों कहने लगे महाराज, वह बहुत ही भयानक राक्षस है, हम उससे युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि वह मायावी राक्षस है। बादशाह कहने लगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, एक योद्धा को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। योद्धा का धर्म सिर्फ युद्ध करना है, उसके परिणाम के बारे में सोचना नहीं है। हम अवश्य ही उस राक्षस से मिलेंगे और जानेंगे कि वह कितना बलशाली है। वो तीनों कहने लगे कि महाराज, आप इस पहाड़ी के ऊपर कैसे जाओगे? तो बादशाह कहने लगा कि आप सभी मेरे साथ आइए। वह जंगल में गए और वृक्षों की लंबी लंबी जटाओं को उन्होंने अपनी तलवारों से काटा और उन जटाओं को पहाड़ी के ऊपर फेंक दिया। वह पत्थरों के अंदर अटक गईं और जैसे एक मजबूत रस्सी बन गई। बादशाह कहने लगा कि आप तीनों यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो, मैं अकेले ही वहाँ पर जाता हूँ। मेरे लौटने तक आप तीनों यहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। तो वो तीनों कहने लगे ठीक है महाराज, जैसे आपकी मर्जी। तो उन जटाओं के सहारे बादशाह पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। उन्होंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा गोल गुंबद है। उस गुंबद का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है। जैसे ही दम बादशाह और गुंबद के अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा विशालकाय राक्षस बड़े बड़े खराटे लेकर सो रहा है और उसके पास एक लड़की बैठी हुई है। आसपास जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। बादशाह को देखकर पहले तो वो लड़की हंसने लगी और फिर रोने लगी। तो बादशाह ने बड़े ही प्यार से उस लड़की से पूछा कि बेटी, आपने ऐसा क्यों किया? पहले आप हंसी और फिर रोई क्यों हो? तो वह लड़की कहने लगी कि महाराज, मैं हंसी इसलिए हूँ कि सदियों के बाद किसी इंसान के दर्शन हुए और मुझे लगा कि शायद ये राक्षस की कैद से आज़ाद हो जाऊंगी। लेकिन रोई इसलिए हूँ कि ये जो राक्षस है अभी तो ये सो रहा है, लेकिन जैसे ये जागेगा वह तुम्हें मार डालेगा, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर जो भी आया तो उसको ये कच्चा ही चबा गया। बादशाह कहने लगा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं इससे निपट लूँगा। तो बादशाह ने उस राक्षस को अपने पैर का ठेडा लगाया और उसको उठा दिया। जैसे ही वो उठा तो बड़े ज़ोर से गरजने लगा और दम बादशाह को देखकर आग बबूला हो गया। कहने लगा कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए हो? तो दम बादशाह कहने लगा कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैं तुझे अभी बताता हूँ कि मैं यहाँ क्या लेने के लिए आया हूँ। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और उस राक्षस से युद्ध करने लगा। लड़ते लड़ते आखिरकार बादशाह ने उस राक्षस का सर अपनी तलवार से काट डाला और हमेशा हमेशा के लिए उस राक्षस के आतंक से जंगल को मुक्त कर दिया। ये सब देखकर वह लड़की बहुत खुश हो गई और बादशाह का धन्यवाद करने लगी। बादशाह कहने लगा कि बेटी, आपका कौन सा गांव है? ये राक्षस आपको कहाँ से लेकर आया था? तो लड़की ने अपने गांव और माता पिता का नाम बताया। कहने लगी कि काफ़ी वर्ष पहले की बात है कि जब मैं 9 साल की थी तो मैं बाहर खेल रही थी, तो पता नहीं ये राक्षस हवा में उड़ते हुए कहाँ से आया और मुझे अपने साथ ही उड़ाकर यहाँ ले आया।
अब काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं, तब से मैं इसी के पास ही हूँ। पता नहीं कि मेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या नहीं, मेरे भाई बहन माँ बाप किस हाल में होंगे, उन्हें कुछ भी पता नहीं कि मैं कहाँ चली गई थी। तो बादशाह कहने लगा कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा कर ही रहूँगा, चलो मेरे साथ। तो बादशाह उस लड़की को अपनी पीठ पर बिठाकर उसी पेड़ की शाखा से लटक कर नीचे आ गया और ऊपर का सारा हाल और उस लड़की के बारे में उन तीनों को बताया। तो वो कहने लगे, महाराज लड़की को इसके गांव में छोड़ आना चाहिए। बादशाह और उसके साथी लड़की के गांव की खोज करते करते आखिरकार उसके घर तक पहुंच ही गए और जब उसके घर वालों को उस लड़की के बारे में बताया तो लड़की अब जवान हो चुकी थी। उनके घर वालों को उसे पहचानने में कुछ मुश्किल आ रही थी, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने सारी बात अपने घर वालों को बताई तो उनका खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने बादशाह का बहुत धन्यवाद किया। वो कहने लगे कि बादशाह सलामत, आपकी वजह से आज हमारी बच्ची हमें दोबारा मिल गई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बादशाह कहने लगा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज था। एक बादशाह का अपनी प्रजा के लिए बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, जिसे उसे अपनी जान पर खेल कर भी निभाना होता है। तो बच्ची को उनके पास छोड़कर बादशाह अपने राज में वापस आ गया और वह बूढ़े बाबा, शिकारी और दूर दृष्टि वाले आदमी को बादशाह ने अपनी फ़ौज में भर्ती कर लिया। इससे उसका राज और भी मजबूत हो गया। अब दम बादशाह अपनी रानी से कहने लगा कि हे महारानी, आप बिल्कुल सत्य कह रही थी कि संसार में किसी भी योद्धा, सूरवीर और महाबलियों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक है। वाकई मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ। अब मुझे वह अहंकार नहीं है जो कि पहले था। आज के बाद मैंने आपके नाक की नथली से तीर निकालना छोड़ दिया है। रानी खुश हो गई। राजा और रानी सुख से अपने राज में रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल और एक दिलचस्प कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर कोई महान गुण, कौशल या महान शक्ति है तो हमें उसका कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में किसी चीज़ का भी पारावार नहीं है। हो सकता है कि हमसे बढ़कर भी कोई इस संसार में शक्तिशाली हो जिसका जोड़ पूरे संसार में ना हो। इसलिए हमें कभी भी अपनी ताकत का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कल फिर से मिलते हैं एक नई उम्मीद और एक नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।